हेलो एवरीवन। नाम तो सुना ही होगा आपने, रोटेशनल मोशन। काफ़ी तकलीफ देता है आप लोगों को रोटेशनल मोशन। इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे याद रखें, किस तरीके से अप्रोच करें। तो उन सारी दुविधाओं को अपन इस छोटे से वीडियो के अंदर सुलझाने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर अपन इस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। आप लगातार रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपन ने नीट पीवाईक्यू की लास्ट 38 ईयर नीट पीवाईक्यू की इसकी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसके अंदर 2 चैप्टर अपलोड हो रखे हैं। उसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक अभी आई बटन पे मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर ही आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ साथ अपन शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। मैकेनिक्स के अपन एकदम एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। और साथ ही साथ इसके 38 के पीवाईक्यूज भी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। इसके बाद अपन जेईई मेंस से सिलेक्टेड पीवाईक्यूज अपलोड करने वाले हैं। अभी अपन इस चैप्टर को देखते हैं। जल्दी से क्विकली आपको रिवाइज कर देते हैं क्या क्या मसाला है चैप्टर के अंदर, वो सारा का सारा भी आपको आपके सामने मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे, सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो होती है रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, रिजिड बॉडी मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बनती है। अगर उन पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं होता है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होती है, तो उसे अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी रिजिड रिजिड बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होता। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉलिड रोड, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, ये सारे के सारे रिजिड बॉडी के एग्जांपल है। हालांकि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अपन इनको रिजिड मान के चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर मोशन, मोशन अपन पढ़ चुके हैं पहले। कौन सा मोशन पढ़ चुके हैं अपन? ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ चुके हैं। लेकिन अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। कितने टाइप के मोशन होते हैं टोटल देखिए। सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन में? कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जैसे कोई दूसरा पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल इस तरीके से घूमता रहता है। हमेशा इस फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस सेम रहती है। फिक्स पॉइंट भी हो सकता है, मूवेबल पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, जिसे अपन रेडियस के नाम से जानते हैं। तो ऐसा मोशन होता है सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेशन मोशन, अब एक पार्टिकल के बजाय पूरी बॉडी अगर इस तरीके से घूमने लग जाए, जैसे ये एक रैंडम शेप की बॉडी है, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट घूमने लग जाए तो यहाँ हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि रोटेशनल मोशन एक तरीके से इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी। फिर रोटेशनल मोशन ट्रांसलेटरी मोशन से कैसे अलग है? अगर आप इस रोटेशन मोशन में देखेंगे तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ आया सेम टाइम में, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ आया। इनका डिस्प्लेसमेंट, इनके डिस्टेंस सेम टाइम के इंटरवल के अंदर सेम नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं कि जो बी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होएगा, वो ए का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होएगा वो बी से ज़्यादा होगा या बी का कम होगा। तो अलग अलग पार्टिकल के लिए, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इस टाइप का मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है। फिर आएगा कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन, यानी कि बॉडी का सेंटर, इसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास, सॉरी, कोई भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक घूमेगी। अगर कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रही है जिसके अंदर बॉडी पार्टिकल आगे भी जा रहे हैं और एक पॉइंट के अबाउट घूम भी रही है, एक पॉइंट के अबाउट घूम भी रही है, यानी कि बार बार डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा? बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता रहेगा। आगे बढ़ रही है और घूम भी रही है, ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है। जैसे कार का टायर जिस तरीके का मोशन करता है, या ये जो पेन है अभी मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये रोटेशन है, लेकिन मैं इसको इसे घुमाते घुमाते इसे आगे ले जाऊँ तो ये क्या कर रहा है? कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन। सीधा ले जाऊँ ट्रांसलेटरी मोशन, अपनी जगह पे घुमाऊँ रोटेटरी मोशन, घुमाते घुमाते आगे ले जाऊँ तो ये कंबाइंड मोशन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। मेन चीज जो इस चैप्टर के अंदर शुरू होती है वो शुरू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जैसे कि नॉर्मल जो आपने एनएलएम में पढ़ा था, इनर्शिया मास से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। जितना ज़्यादा मास उतना मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में उतना ज़्यादा अपोज होगा। उसी तरीके से जो रोटेशनल मोशन है उसमें अपोज होता है, वो बॉडी की जिस प्रॉपर्टी से होता है उसे अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर ये पार्टिकल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। वही एक पार्टिकल के बजाय अगर कंटिन्यूस मास सिस्टम है तो फिर अपन क्या करते हैं? एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, डी एम मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, शेप और साइज कैसा है, कुल मिला के। लेकिन एक बात पक्की रहेगी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सेम वैल्यू होने के बाद भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ले रहे हो, किस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो। जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर इस पॉइंट बीच वाले पॉइंट के अबाउट घुमाएं, कुछ इसको इस एंड वाले पॉइंट के अबाउट घुमाएं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन क्या चूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। जैसे ये गर्ल घूम रही है, ये लड़की घूम रही है जब हाथ फोल्ड कर रखे हैं, अपने हाथों को फोल्ड कर रखा है, उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो वहां से मास पास में, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना ज्यादा मास दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अपने को इन दो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कब काम आती है, जब आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसके पैरेलल दूसरी किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जो उससे पैरेलली डी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये थ्योरम काम आती है। क्या कहती है कि उस नई एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा, एम डी स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब काम आएगी, देखो सबसे पहली बात तो ये थ्योरम लगती है सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए, जो प्लेन, जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन, उसके लिए लगेगी। क्या कहती है कि प्लेन में कोई भी दो एक्सिस है जो प्लेन के अंदर आ रही है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है I1 I2, और उनके इंटरसेक्शन से एक तीसरी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, दो एक्सिस प्लेन के अंदर आ गई, तीसरी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो इनका सम होगा। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तभी थ्योरम लगेगी, अदरवाइज नहीं लगानी है। ये हमेशा एप्लीकेबल है, कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल है। ठीक है, आई सी सेंटर ऑफ मास बता दिया मैंने आपको, और ये प्लेन या किसी लेमिना के लिए ही एप्लीकेबल है। I1 I2 जो है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट है, जो प्लेन के अंदर आ रही है। फिर ये सब करने के बाद अपने को कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, जैसे कि रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ, सेंटर से पास होने वाली प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ये भी हो सकती है, लेकिन सेंटर से पास हो रही हो एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर हो उस एक्सिस के अबाउट, बहुत सिंपल है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पे है, तो एम आर स्क्वायर। डिस्क के लिए सेम, सेंटर से पास प्लेन तो हाफ एम आर स्क्वायर, वही सेंटर से पास हो प्लेन के अंदर आ जाए तो और आधा हो जाता है, जैसे ये हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें अगर इस एक्सिस के अबाउट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। सॉलिड सिलेंडर अब कैसे घूम रहा है डिपेंड करता है, एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो डिस्क के जैसा ही होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट और रोड का सेंटर के अबाउट जो होता है उनको प्लस कर देंगे। रोड का सेंटर के अबाउट होता है 1/12 एम एल स्क्वायर, प्लस डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या होता है, ये आप यहाँ एक डिस्क एज्यूम कर लीजिए, ये इसके डायमीटर पे आएगी एक्सिस, है ना, ऐसे याद रख सकते हो, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, होलो सिलेंडर है खुद की एक्सिस के अबाउट रिंग वाला, एम आर स्क्वायर, और यहाँ जाए तो रिंग का ये जो डायमीटर है एक तरीके से देखो यहाँ रिंग बन जाएगा, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस रोड के लिए उसके सेंटर पे एम एल स्क्वायर बाई 12, इसकी लेंथ एल है और रेडियस क्या है, आर है। सॉलिड स्फेयर के लिए क्या होता है, सॉलिड स्फेयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फेयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। और होलो स्फेयर के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, सॉलिड रोड के मिड पॉइंट पे अभी अपन बात कर रहे थे 1/12 एम एल स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड पे कितना होता है शिफ्ट करके निकाल सकते हैं आप, ये डिस्टेंस डी एल/2 आ जाएगी, लेकिन डायरेक्ट याद रखिए एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसके सेंटर से कोई एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट m/12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यही स्क्वायर प्लेट बन जाए तो ये भी एल बन जाएगा, देखो यहाँ एल स्क्वायर आएगा, तो आंसर पता क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। फिर अगर स्क्वायर प्लेट है, प्लेन वाले में निकालना है, तो आधा हो जाएगा, 1/12 एम एल स्क्वायर हो जाएगा, 1/12 एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड है,
क्यूबॉइड के लिए आपको देखना पड़ेगा किसके अबाउट घुमा रहे हो। अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो तो कौन सी दो साइड परपेंडिकुलर आ रही है वो ले लो, बी और एच। तो m/12 बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो अगर आप, तो कौन सी दो साइड परपेंडिकुलर आ रही है, एक तो एल और एक ये एच। तो 1/12 एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जेड के अबाउट घुमा रहे हो तो कौन सी दो साइड परपेंडिकुलर आ रही है वो ले लो, देखो एक एल आ रही है और एक बी आ रही है, एल और बी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये इसके जैसे ही है। वो उसको पिचका दोगे तो वही प्लेट बन जाएगा, जिस एक्सिस के ऊपर निकालना है। सॉलिड कॉन के लिए 3/10 m r², 3/10 m r², और होलो के लिए 1/2 m r²। रिंग जैसा होता है, सॉरी डिस्क जैसा होता है। अगर आप इसको पिचका दो तो डिस्क बन जाएगी। एनुलर डिस्क जिसमें से कुछ पोर्शन बीच में से गायब है उसे अपन बोलते हैं एनुलर डिस्क। जैसे ये बीच वाला पोर्शन गायब है। एक तो सवाल आता है जिसमें रिमूव करते हैं फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, ये ऑलरेडी उसमें क्या पूरा मास डिस्क का दे रखा होता है। इसमें ये जो मास आता है ना फॉर्मूले में, वो मास ये रिमेनिंग मास ही होता है। अगर ये रिमेनिंग मास m है, इनर रेडियस r1 है, ये मास m है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, उस केस में ये आता है हाफ m। माइनस नहीं करना है ना, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होता है। जल्दबाजी में कुछ लोग r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर याद कर लेते हैं कि सर माइनस करना पड़ेगा। माइनस नहीं करना है इसके अंदर, वो माइनस वाला सवाल ये रहा, देखो कैसे करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर ये डिस्क है, डिस्क घूम रही है, अगर यहाँ एक मास और एक्स्ट्रा आ जाए छोटा सा, तो दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का 1/2 m r² और इसका खाली m r²। और इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे ये डिस्क थी r रेडियस की, इसमें से r/2 रेडियस की डिस्क निकाल दी तो कितना मास निकल गया, m/4। क्यों? क्योंकि डिस्क के लिए सिग्मा डिफाइन होता है और फिर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आता है, तो m/4। ठीक है, m/4। अगर आप उस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो फिर ये रिमेनिंग मास आपको लिखना पड़ेगा। रिमेनिंग मास कितना आएगा, 3m/4, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका क्या है कि जो कैविटी है, कैविटी बनी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप माइनस कर दीजिए। तो पहले जब पूरी थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m r² माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव पार्ट। कितना है रिमूव पार्ट जो होगा उसका मास मैंने आपको सीधा बता ही दिया, उसका मास कितना आएगा, m/4। इसको सोल्व करोगे तो आपको m/4 ही मिलेगा। इसको सोल्व करोगे तो आपको m/4 ही मिलेगा। यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर आएगा तो r²/4, तो m/4 फिर ये r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हाफ हो रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो 32 बन जाएगा टोटल। फिर सोल्व करोगे इसको, सोल्व करने पर ये हमारे सामने आ जाएगा 15/32 m r²। भाई 1/2 में से 32 माइनस कर दो, 32 एलसीएम आ जाएगा, इधर 16 बचेगा। 16 माइनस 1 क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, नहीं तो आप सीधा सीधा भी एनुलर डिस्क का फॉर्मूला लगा के, लेकिन एम ध्यान से लेना। फिर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज़ ध्यान से सुनिए कि देखो लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकली कट कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलता है लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं बदलता। क्या कहना चाहते हो? जैसे मान लो कि ये स्फेयर है, लड्डू है, इसको आपने यहाँ से कट कर दिया बीच में से, लेकिन आपने कट ऐसे किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो दोनों पार्ट नए पार्ट बने ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखो सेम है, सिमेट्री है वहाँ पे। तो अगर आपने कट किया है कोई सा भी एंगल हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये थीटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे कट कर सकते हो, आप ऐसे कट कर सकते हो, है ना, ये फर्क नहीं पड़ता। ये कितना सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे मतलब अगर एक ऐसा कैसा और लाके चिपकाऊं तो ये पूरा स्फेयर बन जाएगा ना, ये पूरा इस तरीके से स्फेयर बन जाएगा एक और चिपकाने पर, है ना, इस तरीके से। तो अगर यहाँ फॉर्मूला 2/5 m r² था तो यहाँ भी फॉर्मूला 2/5 m r² होगा, बस m की जगह m डैश लेना है, m डैश रिमेनिंग मास, m डैश रिमेनिंग मास। तो अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट कट करता, यानी कि कोई कहे कि इसको ऐसे घुमाओ, इतने पार्ट को, क्या बोले, इस पार्ट को ऐसे घुमाए, तो क्या आएगा, तो भी 2/5 m डैश r² आएगा। सही बात। फिर ये देखिए, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट इसके अबाउट घूम रही है, मास m है, तो ma²/6। अभी अपन ने देखा था ml²/6 भी याद करते हो आप लोग। अब अगर मैं इसको इस प्लेट को ऐसे काट दूं या ऐसे काट दूं, जैसे भी आप काट दो लेकिन सिमेट्री मेंटेन रहनी चाहिए, तो ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया तो मास आधा हो जाएगा, तो मास आधा हो जाएगा तो नया मास बचा m डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही रहेगा, क्यों? क्योंकि एक और ऐसा ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जोड़ने पर ये कंप्लीट हो रही है, तो m डैश a²/6 ही रहेगा। इस प्लेन के अबाउट देखो, इस प्लेन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा,
ये रेक्टेंगुलर सीट है, एल और बी दे रखा है आपको, तो इसके अबाउट देखना है तो ये एल काम आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर इस एक्सिस के अबाउट देखना है तो फिर बी काम आता, एम बी स्क्वायर बाई 12। अभी इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब यहाँ से इसको आधा कट कर दें, इस तरीके से कट कर दें तो देखो इतना पोर्शन बचेगा, फिर उसको घुमाते रहें, ठीक है, एल बाई 2 बचेगा ना यहाँ लेंथ। या इसको ऐसे तिरछा कट करें, दोनों ही केस में सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा कैसा पोर्शन जोड़ूंगा तो वापिस वही बन जाएगा। फिर इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे तो वही है, सेम है ना, सिमेट्रिकली कट किया है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एम डैश एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ ये लेंथ एल बाई 2 है, ये बी है, इसके आउट घुमा रहे हो, इसका मास एम डैश, तो अगेन सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट एक चीज़ आती है आपके पास, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जाइरेशन भी बोलते हैं कुछ लोग। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, भाई ये यहाँ इसके अबाउट घूम रहा है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फैला हुआ है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। मेरे को जैसे सेंटर ऑफ मास में अपन सारा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि सेम मोमेंटम आ जाए, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा मास जो फैला हुआ मास है उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना हो, यानी कि इसको एक पॉइंट मास बनाना हो, तो उस सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं कितनी डिस्टेंस पे रखूं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो पहले आ रहा था, तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर करा देना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो गया, एम आर जी का स्क्वायर हो गया, तो आर जी बराबर क्या आ गया, रूट आई बाई एम। के से भी कुछ लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन को, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मर्जी आप याद करो, याद रखो बस। अब जैसे डिस्क है, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसके एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डिस्क के अंदर कुछ मास यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, अलग अलग जगह अलग अलग मास है, सारा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना हो इस तरीके से, तो किस डिस्टेंस पे रखें ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, तो कुछ नहीं करना है आपको, एम आर स्क्वायर एम आर जी स्क्वायर से कंपेयर कर देना, एम डिवाइड में चला जाएगा, हाफ भी आएगा इधर, हाफ भी आएगा, एक मिनट रुको लिख देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। फिर रूट ले लेना है इसका, रूट ले लेना, रूट ले लेना है, रूट ले लोगे आप तो ये आ जाएगा आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू आएगा, यानी कि पूरा का पूरा मास आप आर बाई टू पे रख दो, या ऐसे भी सोच सकते हो आप कि सारा का सारा मास एक आर बाई टू रेडियस की डिस्क बना के रख दो, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। अलग अलग के लिए आप अलग अलग याद कर सकते हो, सीधा सीधा अपने को रोलिंग में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ अलग तरीके से याद कराएंगे आपको, जैसे और ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा, फालतू के में आर जी में आपको नहीं फंसाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने आई है वो है टॉर्क। क्या होता है टॉर्क, बेटा कोई भी फोर्स है ना उसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जैसे ट्रांसलेशनल इफेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, फोर्स लगाऊंगा तो ये चलेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर दरवाजा है, दरवाजे में फोर्स लगाऊं तो दरवाजा घूमेगा, ये डोर घूमेगा, तो ये लगाया तो मैंने फोर्स ही है, अलग अलग इफेक्ट हुए, यहाँ हुआ ट्रांसलेशन, यहाँ हुआ रोटेशन, यहाँ हुआ ट्रांसलेशन, यहाँ हुआ रोटेशन। तो फोर्स का जो ये रोटेशनल इफेक्ट है ना बेटा, इसे क्या बोला जाता है, टॉर्क। लेकिन खाली ये फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, हम कहाँ लग, जैसे दरवाजे, दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो यहीं क्यों होते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल बनाया गया कि मैं कहाँ फोर्स लगाऊं कि सबसे आसानी से ये घूम जाए, ये नट बोल्ट सिस्टम है, कहाँ रिंच पे कहाँ फोर्स लगाएं सबसे आसानी से घूम जाए। पहली बात तो देखो यहाँ से तो घूमेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। फिर ये तीनों फोर्स इसको घुमा पाएंगे, लेकिन सबसे कम घुमाने के लिए, सेम तरीके से घुमाने के लिए सबसे कम मैग्नीट्यूड के फोर्स की रिक्वायरमेंट F1 को पड़ेगी, फिर F3, फिर F3। मान लो इसको घुमाने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम टॉर्क चाहिए, है ना, तो F1 सबसे कम पे काम हो जाएगा, यानी कि जो टॉर्क है वो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके बाद फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो इस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स सीधा लग रहा है किधर लग रहा है, यहाँ इन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, इसके बावजूद F4 का कोई टॉर्क नहीं आएगा, F1 का टॉर्क आएगा, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी मैटर करता है। तो टॉर्क किन बातों पर डिपेंड करता है, तीन बातों पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीसरा किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। ठीक बात। अब फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। जब मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये वही रेंज मान लीजिए आप इसको, ये फोर्स इस पे आप ऐसे लगा रहे हो,
तो ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट, देखो ये वाला कंपोनेंट तो घुमाने का काम आएगा नहीं, जैसे ये नहीं काम आ रहा था, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट घुमाने के काम आएगा, ये वाला कंपोनेंट घुमाने का काम आएगा। तो सिंपल सिंपल टॉर्क क्या हो जाएगा, ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस। या एक और तरीका है, इस फोर्स को आगे बढ़ाइए, इसे बोलते हैं अपन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। इस फोर्स को इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए, ये जो आर है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप इधर ले सकते हैं, इसे मोमेंट आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है। फिर इनको जब आप कंबाइन करोगे आर एफ कॉस थीटा को, तो फॉर्मूला ये बन जाता है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे एफ वेक्टर तो लगने वाला फोर्स, लेकिन जो आर वेक्टर है इसको ध्यान से सुन लो, ये क्या है, गलती मत करना। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। जिस पॉइंट के अबाउट, जैसे ओ पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो, ओ पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो, और ये पॉइंट पी पे जो है वो फोर्स लग रहा है। तो ये जो आर वेक्टर है ना, वो आर पी वेक्टर नहीं होगा, ओ हमेशा ओरिजिन नहीं होता है, ओ हमेशा ओरिजिन नहीं होता है। ये आर वेक्टर जो होगा बेटा, ये होगा आर पी वेक्टर माइनस आर ओ वेक्टर। कभी कभी सवालों में आपको दोनों वेक्टर मिलेंगे, यानी कि जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है वो ओरिजिन नहीं होगा, तो ये माइनस करोगे तो आर आएगा, माइनस करोगे तो आर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद फोर्स कैसे कैलकुलेट करना, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना बता दिया आपको। या तो आप फोर्स को रिजोल्व कर लो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या आप फोर्स की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर को तोड़ लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को तोड़ोगे, एक साइन थीटा का फैक्टर आएगा, कुल मिला के आर एफ साइन थीटा आपको करना रहेगा। रिजिड बॉडी के लिए कैसे लगाएंगे, रिजिड बॉडी के लिए फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, फोर्स जैसे एफ बराबर एम ए होता है एनएलएम में, उसी तरीके से ये इसके अबाउट घूमेगी घूमेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स के लगने से आता है लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। क्या रिलेशन होता है, जितने भी टॉर्क बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो बराबर आई अल्फा, एफ बराबर एम है, यहाँ एफ बराबर आई अल्फा होता है। आई आई क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये अभी एग्जाम्पल में रोड है, तो रोड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या होता है 1/3 ml² होता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, या बोलेगा ओमेगा भी जीरो है, वीसीएम भी जीरो है, यानी कि सिस्टम रेस्ट पर है, ना तो चल रहा है ना घूम रहा है, इसका मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम अपन क्या करेंगे, टॉर्क जीरो कर देंगे, जितने भी टॉर्क लग रहे होंगे ऑब्जेक्ट पे जीरो कर देंगे, फोर्स जीरो कर देंगे। मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखो आप, इस वाले एग्जाम्पल को आप देखो, ये एकदम एंड पे ही मानना है ना, इधर नहीं है, थोड़ा सा एकदम एंड पर है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, एक रोड को इस तरीके से अपन ने हैंग कर रखा है। ठीक है, अभी T1 T2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, कितना आएगा T1 T2 रोड इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहला काम फोर्स बराबर करना, नीचे mg लग रहा है ऊपर T1 T2 लग रहा है, इनको आपने बराबर कर दिया। दूसरा काम टॉर्क बराबर करना, टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बराबर कर सकते हैं, टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बराबर कर सकते हैं, यहाँ लग रहा है mg, टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बराबर कर सकते हैं, ये mg मैंने लगा दिया। ध्यान से देखिए, सबसे आसान है, सबसे आसान है, अपन टॉर्क क्या करते हैं, सेंटर के अबाउट ही जीरो कर देते हैं। तो सेंटर के अबाउट आप टॉर्क देखोगे तो एक तो टॉर्क आएगा इस T2 का, T2 का टॉर्क कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और T1 का टॉर्क कैसा आएगा क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बराबर होने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल के बराबर कर दो। एफ नेट जीरो किया, ये इक्वेशन आई, नेट टॉर्क जीरो करोगे तो देखो ये इक्वेशन आएगी, T2 मल्टीप्लाई ये वाली डिस्टेंस, T2 मल्टीप्लाई ये वाली डिस्टेंस, और इधर करोगे तो T1 मल्टीप्लाई ये वाली डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। अभी इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, इस सॉल्यूशन में आपने इस पॉइंट के अबाउट अपन ने टॉर्क को जीरो किया है, एकदम एंड पॉइंट के अबाउट, ताकि T2 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। ओ पॉइंट लिख देता हूँ मैं, एंड पॉइंट के अबाउट, एंड पॉइंट के अबाउट ये क्या आया देखो, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, एम mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो mg का टॉर्क कितना, mg इंटू L/2, ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे लगेगा, और T2 का टॉर्क T2 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस आपको L/3 दे रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2L/3, 2L/3 दोनों को बराबर किया, इससे T2 डायरेक्ट आ गया, T2 क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया सोल्व करने पर। तो T2 आ गया, अब इस इक्वेशन में रखिए T1 भी आ जाएगा, T1 भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको टॉर्क और फोर्स बैलेंस करना है। फिर हमेशा सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहेगा, कभी कभी सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है,
ये एक सिस्टम है, यहाँ रोड को अपन ने हिंज करा रखा है, इस रोड को यहाँ बांध रखा है, फिर रस्सी से ये 5 kg का ब्लॉक लटका रखा है। पुल्ली आइडियल है, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये इसके कारण नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये यहाँ से घूमेगी। तो छोड़ने के जस्ट बाद आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। छोड़ने के जस्ट बाद आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो। क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, ध्यान से समझना। यहाँ जब आप यहाँ बनाओगे तो नहीं तो इसका एम जी 50 लग रहा है, ऊपर टेंशन टी, तो 50 माइनस टी बराबर एम ए कर दोगे तो 5 है। फिर इसके लिए आई अल्फा करोगे, तो आई अल्फा करोगे तो यहाँ आई टाउ बराबर आई अल्फा, तो टॉर्क एक तो 20 का लग रहा है और एक इस टेंशन का लग रहा है। टेंशन घुमाने की कोशिश कर रहा है और एम जी रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ टॉर्क बैलेंस करोगे तो टॉर्क की इक्वेशन बनाओगे। टॉर्क की इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ध्यान से। टॉर्क की इक्वेशन टी मल्टीप्लाई टू, टी मल्टीप्लाई ये पूरी डिस्टेंस टू, माइनस एम जी मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितनी है एल, बराबर आई अल्फा। अब इसके अबाउट आई क्या होगा, 1/3 एम एल स्क्वायर। 1/3 एम कितना है 2 L स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 × 2/3, तो आई अल्फा, ये देखो 4 × 2/3 आई, ये रहा अल्फा। फिर अल्फा और ए में रिलेशन होगा, देखो इस रस्सी का एक्सेलरेशन है ए, तो इस अल्फा के हिसाब से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा एल अल्फा, एल यानी कि 2, तो ये भी आपस में बराबर होगा, कंस्टेंट मोशन है। तो ये हो ए बराबर क्या होगा 2 अल्फा, ए बराबर क्या होगा 2 अल्फा, तो तीन इक्वेशन बन जाएगी, 1 2 और 3। इसको सोल्व करके आपको आंसर निकाल लेना होता है, इस तरीके से इक्वेशंस बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोस्ट फेमस पुली सिस्टम, एटवुड मशीन अपन पढ़ता है एनएलएम में, क्या आंसर आता है एक्सेलरेशन का, m2 माइनस m1 डिवाइड m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन का आता है 2m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2 इंटू जी। लेकिन यहाँ पुल्ली भी घूमती है, पुल्ली भी घूमती है, पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस आपको मिलती है। अब पुल्ली कभी आपको डिस्क की शेप में मिलती है, कभी आपको होलो सिलेंडर, कभी आपको सॉलिड सिलेंडर, तो ये आई उस हिसाब से बदलेगा, हाफ एम आर स्क्वायर होगा, कभी एम आर स्क्वायर होगा, तो उसी को आपको अकाउंट में लेना होता है। तो फाइनली जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इसके लिए एम, इसमें दोनों साइड टेंशन अलग अलग होएगा, क्योंकि टेंशन सेम हुआ तो ये पुल्ली घूम नहीं पाएगी, पुल्ली यहाँ पे आइडियल पुल्ली नहीं है। इसके लिए इक्वेशन बनाओगे m2g माइनस टी टू बराबर m2a, इसके लिए इक्वेशन बनाओगे t1 माइनस m1g बराबर m1a। ठीक है, फिर इस पुल्ली के लिए बनाओगे तो t2r माइनस t1r बराबर आई अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ से आप t2 माइनस t1 निकाल लीजिए, इस r को आपने अल्फा, सबसे पहले अल्फा को भेजा, अल्फा बराबर क्या होगा, वही a बराबर आर अल्फा होगा इसके अंदर, तो अल्फा को a बाई आर लिख दिया, फिर आई आर को इधर भेज दिया, तो t2 माइनस t1 आ गया, तीनों इक्वेशन, फिर इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, आपके सामने ये रिलेशन आएगा। ये रिलेशन याद रखिए, देखो क्या करना है आपको, बस पुल्ली का इफेक्टिव मास यहाँ ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। पुल्ली घूम रही है तो पुल्ली का इफेक्टिव मास ऐसे याद रखिए, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, पुल्ली का इफेक्टिव मास आई बाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर तुम सीधा सीधा भी याद रख सकते हो, दो ही केस मिलेंगे आपको, या तो होलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, यानी कि रिंग या फिर डिस्क। तो रिंग के केस में एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वापस एम आ जाएगा, एम इफेक्टिव, और डिस्क के केस में क्या आ जाएगा m/2 आ जाएगा। तो डिस्क है यहाँ m/2 जोड़ देना, और रिंग है या होलो सिलेंडर है तो यहाँ m जोड़ देना, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। तो अगर ये स्टैंडर्ड केस आता है तो समय खराब नहीं करना है। फिर रोटेशन मोशन के अंदर चीज़ें घूमती है, चीज़ें चलती है तो भी एनर्जी चाहिए, चीज़ें घूमती है तो भी उनके अंदर एनर्जी होती है, तो घुमाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, तो एनर्जी है उसके अंदर, कौन सी एनर्जी कहलाती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक रिजिड बॉडी है, अगर एक रिजिड बॉडी है ऐसे खाली घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चल नहीं रही, घूम रही है इस तरीके से, घूम रही है, उस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, आएगी वैसे ही उसी फॉर्मूले से, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम एलिमेंट ले लिया, डी एम इंटू वी स्क्वायर, फिर डी एम वी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर लिख दिया सर्कुलर मोशन से। फिर जब आप यहाँ देखोगे तो देखो ये ओमेगा बार आ जाएगा, हाफ बार आ जाएगा, ये क्या बना, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, ये बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ट्रांसलेटरी मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर बॉडी आगे चल भी रही है और घूम भी रही है तो फिर क्या है, तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ऐसे करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सिंपल। कोई इसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। सर क्या है एंगुलर मोमेंटम, समझा दो। एंगुलर मोमेंटम में आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं भाई, किसी भी चीज़ को
किसी भी चीज़ को चलाना कितना मुश्किल है या रोकना कितना मुश्किल है वो बताता है उसका मोमेंटम। इसी तरीके से किसी चीज़ को घुमाना या घूमती हुई चीज़ को रोकना कितना मुश्किल है उसका आइडिया अपने को देता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम एक तरीके से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। कैसे? जैसे पार्टिकल अगर घूम रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो कुछ मोमेंटम होगा, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है कि जो p है, p का जो p का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको r से मल्टीप्लाई कर दो। r क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है, कोई पॉइंट भी हो सकता है। तो अगर इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये पॉइंट पार्टिकल है, इधर इसकी वेलोसिटी v थी तो इसका मोमेंटम इधर आया mv, फिर ये थीटा है तो उधर इसका मोमेंटम जो है वो p डैश क्या आ जाएगा, p sin थीटा, और ये r है इधर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसे टॉर्क की तरह, वैसे यहाँ वहाँ आर क्रॉस एफ होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, 3 सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको। पहली सिचुएशन ये रही, आपने देख ली पी को तोड़ देना है। फिर पी नहीं तोड़ पा रहे तो आप आर को भी तोड़ सकते हो, जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये आर है तो आप आर का भी वी की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये आर साइन थीटा आ जाएगा, ये आर साइन थीटा आ जाएगा। फिर आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हो, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई पी, पी मतलब एम वी। जब भी आप सोल्व करोगे एम वी आर साइन थीटा आपको मिलेगा, एम वी आर साइन थीटा आपको मिलेगा, चाहे आप पी को कंपोनेंट कर लेना, चाहे आप आर के कंपोनेंट कर लेना, यही मिलेगा। जैसे टॉर्क में होता है आर एफ साइन थीटा, वैसे यहाँ है। लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन आर क्रॉस पी होती है, जैसे इसमें आप आर क्रॉस पी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, क्रॉस मिलेगा, आर क्रॉस पी। राइट हैंड थंब रूल से आपको करना है। इधर आप आर क्रॉस पी करोगे, इधर आप आर क्रॉस पी करोगे तो ये आएगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, आर क्रॉस पी करोगे तो ऐसे। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लिया करो, कैसा सेंस है, क्लॉकवाइज है ऊपर आ जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर आ जाएगा, क्लॉकवाइज होता है तो नीचे आ जाता है, सी से क्लॉकवाइज होता है, सी से क्रॉस होता है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। एक फोटो और बताता हूँ, देखो मैं आपको, अगर इस तरीके का फोटो है, अगर इस तरीके का फोटो है, ये पॉइंट पी है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, ये इस लाइन पे जा रहा है पार्टिकल। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा है। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है इसके अबाउट, तो दो तरीके मेरे पास, या तो मैं वी को तोड़ लूँ इधर, नहीं तो एक और तरीका है कि मैं इस v वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके लॉन्ग इस r का कंपोनेंट कर लूँ, जो यहाँ पे कितना आ गया d, कितना आ गया d। फिर सिंपल सिंपल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, mv, इसका मोमेंटम मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करोगे आप तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना, r क्रॉस v करोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो r क्रॉस p भी बोल सकते हो या r क्रॉस mv वेक्टर बोल सकते हो। सोल्व करोगे तो वही बनेगा mvr साइन थीटा, mvr साइन थीटा, और डायरेक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हो r क्रॉस v करके। ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए, ये तो पॉइंट मास के लिए हुआ, ये अपन ने 3 डायग्राम के थ्रू समझा, वो किसके लिए समझा, पॉइंट मास के लिए समझा। रिजिड बॉडी के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे ये एक रोड है, रोड अगर इसके अबाउट घूम रही है, रोड इसके अबाउट घूम रही है, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, जैसे P बराबर एम वी होता है तो यहाँ आई ओमेगा हो जाएगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट के अबाउट लिखना है जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है। और अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है, जैसे आगे रोलिंग मोशन में जाके अपन पढ़ेंगे, रोलिंग मोशन में अपन जाके पढ़ेंगे तो वहाँ किस तरीके से लिखते हैं, वहाँ सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा देना है, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। ठीक है, फिर उस पॉइंट, जैसे पी पॉइंट के अबाउट निकालना है, पी पॉइंट के अबाउट, तो इसको एक तरीके से पॉइंट मास मानते हुए सेंटर ऑफ मास का निकाल के वेक्टरली ऐड कर देना है, वेक्टरली ऐड कर देना है, यहाँ वेक्टरली ऐड करना है। ठीक है, वेक्टरली ऐड करना है, वेक्टरली। क्या समझे, देखो दोबारा दोबारा बताता हूँ मैं आपको क्या किया। सबसे पहले इस पॉइंट पी के अबाउट निकालना, ये घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, ये घूम भी रही है और धीरे धीरे आगे भी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो खाली प्योर रोटेशन करेगी वो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए तो बॉडी रुकी हुई दिखाई देगी। प्योर रोटेशन का निकाल दो आई ओमेगा डायरेक्शन के साथ। फिर सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, आपको पी के अबाउट बताना रहेगा, सेंटर ऑफ मास को एज ए पॉइंट मानते हुए पी के अबाउट। और पॉइंट के लिए फॉर्मूला यही है, आर क्रॉस पी। पॉइंट के लिए आर और पी का सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम। फिर इन दोनों को वेक्टरली ऐड कर दीजिए, आपको कंबाइंड ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। रोलिंग में मैं आपको निकाल के बताऊंगा। नेक्स्ट क्या आता है अपने को, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाउ, जैसे p बराबर क्या होता है, सॉरी f बराबर क्या होता है, dp बाई dt, उसी तरीके से टाउ बराबर होता है dl बाई dt। अब अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, फोर्स हो सकता है, फोर्स होने के बावजूद भी उसका टॉर्क जीरो हो सकता है,
टॉर्क नहीं है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एल इनिशियल एल फाइनल कर देंगे, इस पे भी सवाल करता है। लेकिन अगर टॉर्क नहीं है, अगर टॉर्क नहीं है फिर लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, है ना, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर टॉर्क है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो टॉर्क है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, एंगुलर इंपल्स आएगा। एंगुलर इंपल्स की कैलकुलेशन करनी है, एंगुलर इंपल्स की कैलकुलेशन करती है तो जैसे इंपल्स की कैलकुलेशन इंटीग्रेशन एफ डी टी, उसी तरीके से यहाँ एंगुलर इंपल्स की कैलकुलेशन टाउ डी टी किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। चेंज इन एंगुलर, तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे इंपल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उसी तरीके से। अब ये वाले एग्जाम्पल इसके है ना, ये एल कंजर्व रहेगा, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से सर, देखो पहला सबसे फेमस एग्जाम्पल कि ये डिस्क इस तरीके से घूम रही होती है, इसके ऊपर हल्के से आप एक पार्टिकल छोड़ देते हो, वो चिपक जाता है, चिपक जाता है तो फिर ओमेगा बदल जाता है। तो क्या करना होता है कि ये चिपकने से पहले जो ओमेगा था एल इनिशियल, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा वन बराबर चिपकने के बाद, चिपकने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस इसका तो एम आर स्क्वायर होगा। ये चिपक गया तो आपस में एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाया, तो दोनों का जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे ना एज ए सिस्टम इनको मान के, तो वो जीरो आ जाएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ओमेगा टू वेलोसिटी अटेन कर लेंगे, ये थोड़ी देर तो क्या होगी, रगड़ाहट होगी, उसके बाद ओमेगा टू वेलोसिटी ये अटेन कर लेंगे। तो आई वन ओमेगा वन बराबर क्या कर देना, आई टू ओमेगा टू कर देना, आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू कर देना। फेमस एग्जाम्पल है वो, लड़की घूम रही है, हाथ खोल लेगी तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, आई कम हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई वन ओमेगा वन बराबर करना है आई टू ओमेगा टू। ये प्योर रोटेशन के केस में होगा, कभी कभी कंबाइंड मोशन भी हो सकता है, उसका एग्जाम्पल भी कराता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये क्या है, इसके अंदर ये डिस्क पहले घूम रही थी ओमेगा वन से, ये डिस्क नहीं घूम रही थी, इसको इसके ऊपर रख दिया, इसको इसके ऊपर रख दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है। ठीक है, जैसे आप इसके उसके ऊपर रख दोगे, कभी कभी उल्टा घुमा के सीधा घुमा के भी रखते हैं, अभी ये रेस्ट पर है, इसको इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, जैसे ही नई डिस्क जो बनेगी इसके ऊपर, नई डिस्क बनेगी, दो डिस्क बनेगी यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम में, तो इसका सिस्टम का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। तो ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा, निकालना है तो क्या करोगे, पहले आई वन ओमेगा वन, बाद में आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू, कंबाइन है, यहाँ पे दो डिस्क है। ठीक है, फिर इस प्रोसेस में अब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, रगड़ाहट होगी, तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। कितना एनर्जी लॉस है वो आपको निकालना है, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल में काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो एक फॉर्मूला होता है, क्या जैसे हाफ म्यू वी रिलेटिव होता है ना, उसी तरीके से यहाँ होता है हाफ म्यू ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर। बस वहाँ म्यू आप एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू लिखते हो, यहाँ म्यू क्या लिखोगे बेटा, आई वन आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू, डायरेक्ट आ जाएगा। ओमेगा रिलेटिव कितना था शुरुआत में, ओमेगा वन का स्क्वायर था, ओमेगा वन का स्क्वायर था, हाफ भी आएगा, ये एनर्जी लॉस आ जाएगा सीधा सीधा उसी फॉर्मूले से जो फॉर्मूला कोलिजन में आपने पढ़ा है। फिर देखो ये वेरी फेमस कि रोड है, रोड से ये टकराई, कभी कभी टकरा के रुक जाती है, कभी कभी टकरा के चिपक जाती है, पूछता है कि रोड कितना ऊपर जाएगी, तो अपन चिपकने वाला एग्जांपल कर लेते हैं, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये चिपक गई तो सबसे पहले आपको यहाँ करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करना, क्यों, क्योंकि जब आप मोमेंटम कंजर्व करने जाओगे तो यहाँ हिंज फोर्स लगेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है। जैसे ही इसको टक्कर करेगी, हिंज फोर्स लगेगा, अपन इसी पॉइंट के अबाउट क्या कर लेते हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स यही है, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लिया अपन ने, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो, तो इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो बिफोर कोलिजन इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, देखो इसको, इसका मोमेंटम एम यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एल, कितना आएगा एम यू एल। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, अब ये खाली घूम रहा है, इसके साथ चिपक गया तो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो आई ओमेगा। सिस्टम का आई क्या लिखोगे, रोड का एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और इसका एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी हो गई एल इंटू ओमेगा। तो सबसे पहले नया ओमेगा आ जाएगा, आ गया नया ओमेगा। अब नया ओमेगा आने के बाद आप इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो कौन कौन ऊपर जाएगा, देखो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, कितना, मान लो एच वन, कितना जाएगा एच वन। फिर ये बॉल ऊपर जाएगी, कितना एच टू। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इन एच वन एच टू में रिलेशन होगा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल बाई टू है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल बाई टू, लेकिन वो कभी कभी क्या है, इसको यहाँ टकराएगा, उस केस में आपको ध्यान से रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर एंड पर है तो फिर तो आधा हो जाएगा, एंड पर नहीं है तो उस रेशियो में आपको
डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ प्रोसेस क्या होगा सुनिए, जब सवाल करेंगे तो आपको बताएंगे एकदम एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को दिमाग में रखना है आपको। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है इनकी, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से, यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करना है। बच्चे क्या सीधा यहाँ से करते हैं हाफ एम बी स्क्वायर से, ये गलती है, ये नहीं करना है। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट के दौरान एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की, वो बराबर करना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस सिचुएशन से इसका आई लेना है, ये रहा आई ओमेगा स्क्वायर से आ जाएगा। फिर देखो एच वन सिंपल सा सर्कुलर मोशन में जैसे पढ़ते हैं, अगर ये एंड पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड पर है तो ये L/2, थीटा आगे गया तो ये क्या हो जाएगा L/2 1 माइनस कॉस थीटा। और ये L है तो ये थीटा आगे गया तो देखो ये L कॉस थीटा, पूरा L था कितना, L में से L कॉस थीटा गया, L1 माइनस कॉस थीटा बच गया। तो इस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना रोटेशन मोशन का पार्ट 1 में खत्म कर रहा हूँ। इसके आगे रोलिंग मोशन और टॉपलिंग अलग से ढंग से समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा 40 मिनट का लेक्चर, 40 मिनट के अंदर हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है। कॉन्सेप्ट इतने ही है, अब एप्लीकेशन पे फोकस करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।